नमस्कार दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री लेक्चर सीरीज के एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आधुनिक भारत के इतिहास को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं और जो हमारा पिछला वीडियो था इसमें हमने समझने का प्रयास किया कि किस तरीके से पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी भारत आता है, किस तरीके से वास्को डेगामा के द्वारा समुद्री रास्ते से सबसे पहले भारत पहुंचा जाता है, फिर पुर्तगाल भारत के व्यापार से किस तरीके से लाभ कमाता है और एक लंबे समय तक पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी भारत में अपने आप को मजबूत करता है, गोवा को जीत लेता है, गोवा पर एकाधिकार जमाता है। फिर हमने ये समझने का प्रयास किया कि पुर्तगाली व्यापारियों की कुछ ऐसी नीति थी जिसके वजह से उनको भारतीय क्षेत्र में काफ़ी नुकसान हुआ, जैसे कि उनका धर्म को लेकर के जो असहिष्णुता का स्थिति था, धर्म को लेकर के ज़्यादा वो असहिष्णु हो जाते थे। भारत में जो दूसरे धर्म के मानने वाले लोग थे, या तो वो उसको प्रताड़ित करते थे या उस पर अपना धर्म थोपने का प्रयास करते थे। इस प्रयास के कारण बहुत सारे लोगों ने इस व्यापारिक कंपनी का विरोध किया। फिर बाद में जो बाकी यूरोप से व्यापारिक कंपनी आए, चाहे डच की बात करें या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें, ये दोनों व्यापारिक कंपनी का जब पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी से प्रतिस्पर्धा हुआ तो इस प्रतिस्पर्धा में भी उसको बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि पुर्तगाली व्यापारियों का जो नौसैनिक शक्ति था वो बहुत मजबूत नहीं था। आज के इस वीडियो में हम समझने का प्रयास करेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में या फिर अंग्रेज व्यापारिक कंपनी के बारे में, कि अंग्रेज किस तरीके से भारत आया, किस तरीके से वो अपने लिए व्यापारिक स्थान प्राप्त करने का कोशिश किया भारत में, इस कोशिश में किन मुश्किलों का उसको सामना करना पड़ा। इन्हीं सब चीज़ों को हम समझने का आज प्रयास करेंगे। तो देखिए, जो हिंदुस्तान आने वाले पहला जो अंग्रेज व्यक्ति था वो था 1599 में एक अंग्रेज व्यापारी था, मिल्टन हॉल। मिल्टन हॉल, ये मिल्टन हॉल एक व्यापारी था। सबसे पहले ये ब्रिटिश व्यक्ति था जो भारत में आया था, और ये भारत आया था स्थल मार्ग से। मिल्टन हॉल भारत आया था स्थल मार्ग से। कब? 1599 ईस्वी में नहीं, पर इससे पहले तो बहुत सारे व्यापारिक कंपनी भारत समुद्री रास्ते से आ चुका था, पर मिल्टन हॉल पहले व्यक्ति था जो अंग्रेज था जो भारत आया था 1599 में। उसके बाद 1600 ईस्वी में ब्रिटेन में एक कंपनी की स्थापना होते हैं जिसको कहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। ये एक व्यापारिक कंपनी था। तो होता यह है कि 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ब्रिटेन में एक व्यापारिक कंपनी का स्थापना होता है जिसको कहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये एक व्यापारिक कंपनी था और इसका स्थापना हुआ था 1600 ईस्वी में। ये जो व्यापारिक कंपनी थे, इसको भारत एवं एशिया के बाकी देशों को व्यापार करने का अधिकार दिया गया था, जिसके द्वारा ब्रिटेन के उस समय की जो महारानी थी एलिजाबेथ के द्वारा इसको व्यापार करने का अधिकार दिया गया था। इसके द्वारा एक चार्टर जारी किया गया था। चार्टर का मतलब चार्टर जारी किया गया था, जारी किया गया। और ये चार्टर क्या था? इस चार्टर में इस चीज को स्पष्ट कर दिया गया कि भारत एवं एशिया की जो बाकी देश है उनके साथ ब्रिटेन का एक ही व्यापारिक कंपनी को व्यापार करने का अधिकार होगा, और वो कौन सा व्यापारिक कंपनी होगा? वो होगा ईस्ट इंडिया कंपनी। तो आखिर ब्रिटेन ने ऐसा क्यों किया? केवल एक ही व्यापारिक कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने का अधिकार क्यों दिया? तो इसके पीछे एक महत्वपूर्ण कारण आपको समझना पड़ेगा। इसके पीछे कारण ये था कि अगर ब्रिटेन से बहुत सारे व्यापारिक कंपनी भारत आकर व्यापार करते तो उनके बीच आपसी प्रतिस्पर्धा शुरू हो जाता, और इस आपसी प्रतिस्पर्धा में फिर उसको व्यापार में लाभ नहीं होता। दूसरी तरफ जो बाकी यूरोप के व्यापारिक कंपनी थे वो ब्रिटेन के लिए मुश्किल खड़ा कर रहे थे। तो ब्रिटेन की जो सेना है या ब्रिटेन की जो राजा है वो किसी एक व्यापारिक कंपनी को ही अपना सैन्य सहायता या इस तरीके से सुरक्षा दे सकता था ताकि वो भारत में व्यापार कर सके। इसीलिए उन्होंने क्या किया कि केवल और केवल एक व्यापारिक कंपनी को
भारत के साथ व्यापार करने का अधिकार दिया, और वो व्यापारिक कंपनी कौन था? वो था ईस्ट इंडिया कंपनी। पर इस कंपनी की संरचना बहुत अच्छा था। क्यों अच्छा था? क्योंकि इस कंपनी में जो ब्रिटेन के बाकी व्यापारी है, अगर वो भी चाहते हैं कि अपना पैसा इन्वेस्ट करना, पैसा निवेश करना, तो वो क्या कर सकते थे कि इस कंपनी में अपना पैसा या पूंजी इन्वेस्ट कर सकते थे, और इस इन्वेस्ट किए गए पूंजी के रेशियो के बेस पे, अनुपात के आधार पर इस कंपनी का जितना मुनाफा होता, उतने मुनाफे में उस व्यक्ति का हिस्सेदारी हो जाता। तो अगर यूरोप के बाकी शक्तिशाली लोग या जो व्यापार करना चाहते थे, वो भी अगर अपना पूंजी निवेश करना चाहता था, तो वो केवल और केवल ईस्ट इंडिया कंपनी में अपना पूंजी निवेश कर सकता था, और बदले में उसको जितना मुनाफा प्राप्त होता, उस मुनाफे में उसके पूंजी के हिस्से के बराबर उनको मुनाफा मिल जाता था। तो इस तरीके की संरचना था ईस्ट इंडिया कंपनी का, जो इस कंपनी को यूनिक बनाता था। क्योंकि बाकी की जो यूरोपीय व्यापारिक कंपनी थे, उसमें सरकार का या तो सीधा नियंत्रण होता था, या सरकार ही उस कंपनी का मालिक होता था। पर ईस्ट इंडिया कंपनी का मालिक सरकार नहीं होकर के व्यापारियों का समूह था जो उसका मालिक था। सरकार इसको इसलिए सुविधा प्रदान करते थे ताकि सरकार व्यापार इनके लाभ के बदले में टैक्स प्राप्त कर सके, और बदले में सरकार इनको कुछ सुरक्षा के लिए क्या करता था कि सुरक्षा की बातें इनके साथ किया करता था। 1609 ईस्वी में क्या किया जाता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी को शुरू में केवल और केवल 15 वर्ष के लिए चार्टर दिया गया था। ये जो चार्टर दिया गया था, ये कितने वर्ष के लिए दिया गया था? 15 वर्ष के लिए। पर 1609 में EIC का भारत के साथ या बाकी एशियाई देश के साथ व्यापार करने का जो चार्टर है, उसको बढ़ा करके अनंत काल तक के लिए कर दिया गया। यानी कि अब अनंत काल तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के साथ व्यापार कर सकता था। पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए व्यापारी के रूप में भारत में अपने आप को स्थापित करना आसान नहीं था, क्योंकि इससे पहले भारत में पुर्तगाली व्यापारी अपने आप को स्थापित कर चुके थे, और उनका रिश्ता भारत के बाकी शासकों के साथ अच्छा था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपने आप को कई तरह से स्थापित करने का कोशिश कर रहा था, पर शुरुआती समय में उसको सफलता प्राप्त नहीं हो रहा था। और इस चीज को लेकर के पुर्तगालियों एवं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच कई नौसैनिक लड़ाई हो रहा था, और इसी में एक महत्वपूर्ण लड़ाई होता है 1612 ईस्वी में। अब उसको समझते हैं। सोलह सौ 12 ईस्वी में एक लड़ाई होता है, स्वाली होल की लड़ाई। 1612 यहाँ पे होता है स्वाली होल की लड़ाई। स्वाली होल की लड़ाई ये जगह कहाँ है? तो ये जगह आज के सूरत में है। और इस लड़ाई में किसके किसके बीच हुआ था? ये एक नौसैनिक लड़ाई था। ये एक नौसैनिक लड़ाई था। किसके बीच? तो पुर्तगाली एवं वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच ये एक नौसैनिक लड़ाई था। और इस लड़ाई में पुर्तगाली व्यापारी कंपनी का हार होता है, इसका हार हो जाता है, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसका जीत हो जाता है। ये महत्वपूर्ण लड़ाई है, क्योंकि इस लड़ाई के बाद जो पुर्तगाली व्यापारी कंपनी था, उनका स्थिति भारत में कमजोर होता चला गया, और अंततः उसको भारत से पलायन करना पड़ा, भारत से निकल करके बाहर जाना पड़ा। और इस लड़ाई के बाद उस समय भारत का जो केंद्रीय सत्ता में शक्ति थे, दिल्ली के जो शासक थे, वो जहांगीर थे। इस लड़ाई से जहांगीर खुश हुआ। जहांगीर क्यों खुश हुआ? क्योंकि आपको हमने बताया था कि पुर्तगालियों की नीति सही नहीं था। वो क्या करते थे कि बहुत सारे भारतीय व्यापारियों के जहाजों को लूट लेता था। और एक बार तो उन्होंने जो जहांगीर की माँ की जो जहाज थी, उस पे बहुत सारे सामान वो अरब देशों से मंगा रही थी, उस जहाज को भी इन्होंने क्या किया था, पुर्तगालियों ने लूट लिया था,
इसलिए पुर्तगालियों से खुश नहीं थे जहांगीर। तो इस लड़ाई में जहांगीर खुश होता है और इसके बाद क्या होता है कि उनको भारत के विभिन्न जगहों पर अपना फैक्ट्री स्थापित करने का अधिकार दे दिया जाता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। पर एक चीज ध्यान में रखिए कि इस लड़ाई से पहले ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को और अस्थायी रूप से एक फैक्ट्री स्थापित करने का अधिकार मिला था 1611 ईस्वी में। 1611 ईस्वी में पहला कारखाना, पहला फैक्ट्री अंग्रेज स्थापित करता है, पहला अस्थायी फैक्ट्री। पहला अस्थायी फैक्ट्री स्थापित करता है कहां पे? तो मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में जो अंग्रेज था, इनको भारत में फैक्ट्री स्थापना करने का क्या मिल गया? अधिकार मिल गया। पर ये अस्थायी फैक्ट्री की स्थापना किया गया अंग्रेज के द्वारा कब? 1611 ईस्वी में। और ये पहला अस्थायी फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया गया? तो मसूलीपट्टनम में अंग्रेज के द्वारा स्थापित किया गया। इसके बाद 1613 ईस्वी में जब स्वालीहोल की लड़ाई हुआ, और स्वालीहोल की लड़ाई में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की नौसैनिक जहाज ने पुर्तगालियों को बुरी तरीके से पराजित किया। तो 1613 ईस्वी में जहांगीर, जो उस समय मुगल सुल्तान था या मुगल बादशाह था, उन्होंने क्या किया कि 1613 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने का अधिकार दिया। सूरत में अस्थायी फैक्ट्री स्थापित करने का आदेश दिया। यानी कि ये पहला अस्थायी रूप से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक आदेश मिला एक फैक्ट्री स्थापित करने का। कहाँ पे? सूरत में। और इसके बाद कई फैक्ट्री ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत के अलग अलग पार्टों में स्थापित करने का उसको अधिकार मिलता चला गया। पर अभी भी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये भारत में व्यापार को लेकर के उतना ज्यादा आश्वस्त नहीं था। इनके लिए कई सारे बाधाएं थे। तो इन बाधाओं को दूर करने के लिए और मुगल बादशाह से व्यापार के लिए अस्थायी समझौता करने के लिए 1615 ईस्वी में ब्रिटिश शासक ने अपना एक दूत भेजा था, और जिसका नाम था टॉमस रो। 1615 ईस्वी में मुगल दरबार में एक ब्रिटिश दूत आता है, टॉमस रो। ये ब्रिटिश दूत था जो मुगल दरबार में आया था। कब? 1615 ईस्वी में। किसके लिए? तो व्यापारिक संधि के लिए। व्यापारिक संधि के लिए जो अंग्रेज सम्राट था, उन्होंने 1615 ईस्वी में अपने दूत को भेजा जिसका नाम था टॉमस रो। पर टॉमस रो अंग्रेज जो थे, और ये औरंगजेब को उस समय जो जहांगीर थे उसको मना नहीं पाता है, और इसको असफल होकर के भारत से वापस जाना पड़ता है। ये ब्रिटेन के फेवर में या ब्रिटेन के सम्राट के दूत बन करके तो आया था, पर भारत में अस्थायी व्यापार करने के लिए संधि कर पाने में ये सफल नहीं हो सका। 1620 ईस्वी आते आते क्या होता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये पूरे तरीके से जो पुर्तगाली व्यापारी कंपनी है उनको हरा देता है, और उनको भारत से बाहर करने के लिए मजबूत हो जाता है। और इसके बाद कई सारे दक्षिण भारत के राज्यों में के छोटे छोटे हिस्से में अपने आप को स्थापित करने का भी प्रयास करता है, उसको डायरेक्ट कंट्रोल करने का भी प्रयास करता है। 1661 ईस्वी में एक घटना होता है। 1661
में क्या होता है कि जो ब्रिटिश शासक थे, ब्रिटिश शासक या ब्रिटिश राजा कह लें, ब्रिटिश राजा कौन था? तो ब्रिटिश राजा था चार्ल्स द्वितीय, चार्ल्स सेकेंड, और पुर्तगाली राजकुमारी, पुर्तगाली राजकुमारी, इसका नाम इंपॉर्टेंट नहीं है। इन दोनों के बीच क्या होता है? शादी हो जाता है, इन दोनों के बीच शादी हो जाता है। और इस शादी के बदले ब्रिटेन वाले में भी दहेज चलता था, यानी कि अंग्रेज में भी दहेज या गिफ्ट देने की परंपरा थी। इस शादी के बाद क्या होता है कि आज का जो बम्बई है या मुंबई, ये जो आज का मुंबई शहर है, ये मुंबई पुर्तगाली किसको देता है? तो ब्रिटिश को दे देता है दहेज के रूप में। नहीं? तो क्या होता है कि 1661 ईस्वी में जब ब्रिटिश शासक चार्ल्स सेकंड की शादी होता है पुर्तगाली राजकुमारी से, तो उसके बाद जो पुर्तगाली है वो दहेज के रूप में जो मुंबई शहर है वो दे देता है किसको? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को वो दे दिया जाता है। अंग्रेज के साथ देखिए, अंग्रेज अभी तक छोटे छोटे हिस्सों में भले ही नौसैनिक लड़ाई लड़ता था या दक्षिण भारत में स्थानीय शासकों के साथ उलझता था, पर अभी तक उन्होंने कभी भी मुगल बादशाह से नहीं उलझा था या मुगल से नहीं उलझने का प्रयास कर रहा था जो केंद्रीय शक्ति था। पर 1686 ईस्वी में एक ऐसी घटना होती है जिसमें कि मुगल और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों आमने सामने आए हो जाते हैं और दोनों के बीच लड़ाई होता है। तो 1686 में एक लड़ाई होता है जिसको कहते हैं जंग-ए चाइल्ड। 1686 में एक लड़ाई होता है जिसको नाम दिया जाता है जंग-ए चाइल्ड। जंग-ए चाइल्ड, ये जो चाइल्ड नाम है, ये चाइल्ड कौन था? एक ब्रिटिश EIC के प्रमुख थे, EIC के प्रमुख जॉर्जिया चाइल्ड, जॉर्जिया चाइल्ड 1686 ईस्वी में जंग-ए चाइल्ड होता है। इस लड़ाई के पीछे का कारण क्या था? अगर हम ये देखें, ये लड़ाई किसके किसके बीच होता है, तो EIC वर्सेस मुगल। अगर हम इस लड़ाई के कारण को देखें तो कारण क्या था? देखिए, क्या होता है कि जो अंग्रेज व्यापारी कंपनी है, अंग्रेज व्यापारी कंपनी को जहांगीर के समय पे और शाहजहां के समय पे कुछ हिस्से में फ्री व्यापार का अनुमति मिल चुका था, यानी कि मुक्त व्यापार करने का अनुमति मिल चुका था। और जब इनको मुक्त व्यापार करने का अनुमति मिला तो जो उस समय के राज्य के जो प्रशासक थे या राज्य के जो अधिकारी थे, वो दूसरे व्यापारियों के साथ मिलकर के, जैसे कि चाहे वो पुर्तगाली व्यापारी हो या डच व्यापारी हो या फिर कुछ स्थानीय व्यापारी हो, उनके साथ मिलकर के क्या हुआ तो होता है कि उनको भी भारत में फ्री ट्रेड करने की अनुमति दे दिया जाता है, मुक्त व्यापार करने का अनुमति दे दिया जाता है। इससे जॉर्जिया चाइल्ड बहुत नाराज होता है, क्योंकि शुरू में केवल और केवल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ही भारत में फ्री ट्रेड करने का अनुमति मिला था, मुक्त व्यापार करने का अनुमति मिला था, पर जो मुगल दरबार के प्रशासक थे या अधिकारी थे, उनके ये कह सकें कि उन्होंने चाहे वो रिश्वत लेकर के हो या जिस तरीके से हो, बाकी व्यापारियों को भी भारत में फ्री व्यापार करने का अनुमति दे देता है। और इससे जॉर्जिया चाइल्ड नाम का जो व्यक्ति है ये बहुत नाराज होता है और ये क्या करता है कि ये मुगल के विरुद्ध या मुगल सेना के विरुद्ध युद्ध छेड़ देता है। इस समय भारत के गद्दी पर मुगल के शासक कौन है? औरंगजेब है, 1686 के आसपास। और जब ये लड़ाई होता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगल के आर्मी के बीच, तो इस लड़ाई में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बुरी तरीके से हार होता है और जॉर्जिया चाइल्ड और इनके बाकी कई सारे अधिकारियों को भी घसीट करके औरंगजेब के सामने पेश किया जाता है और औरंगजेब के दरबार में ये झुक करके सर जमीन पे रख करके माफी मांगते हैं। उसके बाद ही क्या होता है कि इनके सामानों को, इनके जहाजों को छोड़ा जाता है और फिर से इसको व्यापार करने का अधिकार दिया जाता है। तो इस समय चूंकि औरंगजेब की आर्मी, मुगल की आर्मी एक बहुत मजबूत आर्मी थी, जो मुगल
साम्राज्य था वो भारत के बहुत बड़े हिस्से में फैला हुआ था। उधर काबुल से लेकर के इधर दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत तक फैला हुआ था। और इतने बड़े साम्राज्य को ये जोजिया चाइल्ड नाम का जो व्यक्ति है उन्होंने चैलेंज करने के लिए चला था। तो इस लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी की बुरी तरीके से पराजित होता है। और इस पराजय के बाद कभी भी जब तक औरंगजेब जिंदा रहते हैं कभी भी सीधे तौर पर ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल बादशाह से उलझने का प्रयास नहीं करता है। तो इसी को नाम दे दिया जाता है जोजिया चाइल्ड की लड़ाई। अब देखिए, अब चूंकि हम ये समझ लिए थे पिछले वीडियो में कि 18वीं शताब्दी में भारत की स्थिति बहुत ही राजनीतिक रूप से एक उथल पुथल के दौर से भारत गुजर रहा होता है। एक तरफ तो जो केंद्रीय शक्ति के रूप में मुगल था, मुगल की स्थिति कमजोर होता चला जाता है औरंगजेब की मृत्यु के बाद। दूसरे तरफ बाकी कई क्षेत्रीय शासक उभरने का प्रयास करता है पर वो उतना मजबूत नहीं हो पाता है। तो हम समझते हैं कि 18वीं शताब्दी में ईआईसी के लिए एक इम्पोर्टेंट घटना को समझते हैं। उसके बाद तो कई इम्पोर्टेंट घटना हम बाद में समझेंगे। 18वीं शताब्दी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होता है कि 1717 ईस्वी में जो उस समय के उत्तरवर्ती मुगल शासक थे, कौन? फर्रुखशियर। ये क्या करता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को मुक्त व्यापार का अनुमति दे देता है। मुक्त व्यापार का अनुमति दे देता है, यानी कि अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो स्थानीय शासकों को बिना कर दिए भारतीय क्षेत्र में व्यापार कर सकता है। नहीं, और ये निर्णय कहीं से भी अच्छा नहीं है क्योंकि इससे भारत को ही नुकसान होता है। अगर कोई बाहरी देश भारत के साथ व्यापार करना चाहता है तो इस व्यापार के बदले उससे टैक्स लेना जरूरी था। पर फर्रुखशियर ने जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको मुक्त व्यापार की अनुमति दे देता है। कब? 1717 ईस्वी में। साथ में क्या किया जाता है कि इसमें कई तरह की और चीज किया जाता है, जैसे कि सूरत का जो एरिया है उसको, सूरत के एरिया को 10,000 रुपया प्रति वर्ष के किस्त लेकर के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को वहां लगान वसूलने का अधिकार दे देता है फर्रुखशियर। इसके बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी के सिक्के हैं उस सिक्के को पूरे के पूरे मुगल साम्राज्य में उनको चलाने की अनुमति दे देता है। तो कई तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी को फायदा होता है। कब? जब फर्रुखशियर मुगल बादशाह के बादशाह बनते हैं मुगल दरबार में, जब फर्रुखशियर की शासन होता है। इस तरीके से 18वीं शताब्दी आते आते जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो बाकी यूरोपीय व्यापारिक कंपनी को नुकसान पहुंचाता है, उनको खत्म करने का प्रयास करता है और भारत में अपने आप को स्थापित करने का प्रयास करता है। एक महत्वपूर्ण यूरोपीय व्यापारिक कंपनी से जिसका लंबे समय तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सामना होता है वो है फ्रेंच व्यापारिक कंपनी। तो आने वाले वीडियो में हम सबसे पहले फ्रेंच व्यापारिक कंपनी के बारे में समझेंगे और उसके बाद ये समझने का प्रयास करेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी और जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है या फ्रेंच व्यापारिक कंपनी है उसके बीच भारत में अपने आप को स्थापित करने के लिए किस तरीके से लड़ाई होता है। इन सब चीज़ों को समझने का प्रयास हम अगले वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।